गिवन है, लेमडा कूलम्ब पर मीटर ये गिवन है। और ये जो वायर ना, इसको हमने कहा लॉन्ग वायर, ठीक है, क्या है लॉन्ग वायर। वायर की लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। और यहाँ पर हमने जो है इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज मान लिया, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज ऐसे। इसका मास भी कुछ हमने मान लिया m। ये था इनिशियल r1 दूरी पे, इनिशियल के r1 दूरी पे, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी के r1 दूरी पे ये 0 है। क्वेश्चन है कि जब q चार्ज वायर से r2 दूरी पर होगा तब इसकी रफ्तार कितना है, ठीक है। हम यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ चार्ज q2, चार्ज q एट r2 डिस्टेंस, ठीक है, r2 डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। बेसिक सा न्यूमेरिकल है। इनिशियल यहाँ पे 0 रफ्तार, लेकिन जब ये वायर जो है ना, इस वायर के द्वारा इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, कहाँ पे, बाहर की तरफ, ठीक है। क्योंकि वायर की जो फील्ड होती है कहाँ पर होती है, आउटसाइड या इनसाइड, डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज डेंसिटी प्लस है तो फील्ड कहाँ पर होगी, आउटसाइड, और माइनस है तो फील्ड कहाँ पर होगी, इनसाइड, ठीक है। तो अब होगा क्या कि प्लस है और ये भी प्लस है, तो इनके बीच रिपल्सन होगा। ड्यू टू रिपल्सन क्यू चार्ज आगे बढ़ रहा होगा धीरे धीरे, फाइनली रफ्तार बढ़ती चली गई होगी। हम ये मान लेते हैं कि चार्ज Q2 और चार्ज Q जब वायर से R2 दूरी पर है तब इसकी रफ्तार है v, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। अब ये बताओ कि ये जो फोर्स होगा चार्ज पे, क्या है, Q इंटू ई होगा। अगर पॉइंट चार्ज होते तो फाइनली K Q1 Q2 बाई r², ठीक है। बट यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है नहीं, फार्मूला क्या अप्लाई करना, Q इंटू ई हमको पहले से पता है। ई जो होगा ड्यू टू वायर, ये होगा 2K लेमडा बाई में R, ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। अब K तो एक कांस्टेंट है, लेमडा पहले से कांस्टेंट दिया, R क्या है, R इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लेंथ ऑफ वायर। तो जितना हम दूर चलेंगे वायर से उतना ही R बढ़ेगा, मतलब कि E घटेगा, E घटा मतलब Q इंटू ई घटा मतलब F क्या होगा, घटेगा। समझ में आ रही है बात। तो F यहाँ पर डिक्रीज होगा जैसे चार्ज Q वायर से दूर जाएगा। तो किसी इंस्टेंट पर भी मान लेते हैं कि चार्ज Q पर जो फोर्स है उसको हमने मान लिया F, ठीक है। फोर्स हमने क्या मान लिया, F, और ये दूरी क्या है यहाँ पे R। अब ये R दूरी से जब dr दूरी तय करेगा तो R से dr चलने में जो फोर्स होगा ना वेरी नहीं करेगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि dr इज़ द स्मॉल एलिमेंट, मतलब कि इन्फाइनेटेसिमल है, ठीक है। तो dr जो एलिमेंट आपने चूज किया ना, इसमें फोर्स r दूरी पर और r प्लस dr दूरी पर फोर्स सेम होगा। यहाँ पर फोर्स कितना होगा, चार्ज का वैल्यू तो वही रहा, बस Q इंटू ई में ई क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है। चलो अब ये बताओ कि जो फोर्स होगा उस फोर्स का फंक्शन क्या बनेगा, Q इंटू ई, और E बराबर क्या लिखें बोलो, E बराबर लिखा जाएगा 2K लेमडा बाई R, और F बराबर क्या लिख लें, देखो ये फोर्स क्या देगा, एक्सलेशन। तो इसी फोर्स को हमने क्या किया, मास इंटू एक्सलेशन के बराबर कर लिया, और ये क्या बनेगा 2K इंटू Q इंटू लेमडा बाई में क्या होगा R। ये फार्मूला हम आपको पहले बता चुके हैं कि जैसे हमारे पास एक वायर है, चार्ज डेंसिटी लेमडा इस पर दिया है, इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो R दूरी का कोई पॉइंट है तो यहाँ पर फील्ड कहाँ पर होती है, आउटसाइड या इनसाइड, डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। अगर लेमडा प्लस है तो E बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला आपको ड्राइव करवाया था 2K लेमडा बाई R, ये फार्मूला होता है, वो यहाँ पर यूज़ किया। बस एक ही चीज़ तो है यहाँ पे, E का कैलकुलेशन, अगर E आपको पता है तो Q इंटू आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो MA को हम क्या लिख सकते हैं, A को हम लिख सकते हैं V इंटू DV और बाई में DX। यहाँ पे R है तो इसको dr लिख लो, बराबर क्या लिखना, 2KQ लेमडा बाई में R। अब इसमें जो चीज़ वेरिएबल है उसको इंटीग्रेट करना है, फाइनली V इंटू DV बराबर क्या लिखें बोलो, 2K Q इंटू लेमडा बाई M इंटू 1 बाई R इंटू dr, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल कितना V है,
और 0 कितना सेपरेशन पर था R1 और अब कितना है R2। V का इंटीग्रेशन बोलो v²/2, ठीक है। और इसमें देखो क्या बन जाएगा 2kq इंटू लेमडा बाई एम, और 1/r का इंटीग्रेशन क्या होगा ln r होगा। लिमिट क्या रखा जाए R1 से R2, तो फाइनली देखो log a माइनस log b क्या होता है, log a/b होता है। तो ln r2 माइनस ln r1 मतलब ln r2/r1, ठीक है, ln r2/r1 ये बन जाएगा। तो v बराबर क्या मिला देखो यहाँ से 4kq इंटू लेमडा बाई एम इंटू ln r2/r1 और इस पूरे का अंडर रूट, ये फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा। अब कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, ये बेसिक्स न्यूमेरिकल था, बस इसमें थोड़ा सा आपको मैकेनिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। मैकेनिक्स अगर आपको आती है तो पूरी फिजिक्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आपको टफ लग सकता है। इसमें क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का केवल ये फार्मूला ही तो है। और Q इंटू ई फाइनली किसके बराबर लिखा, न्यूटन साहब ने बताया था कि अगर बॉडी पर F फोर्स अप्लाई हुआ मास m है तो F बराबर क्या लिखा जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आ रही बात। तो ये पूरी तरीके से काइनेमेटिक्स कह सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कह सकते हैं, और कुल मिला के बात ये निकल के आ रही है कि आपको मैकेनिक्स आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप नोट करो जल्दी से। आज का टॉपिक हम लोगों का है डाइपोल, ठीक है। डाइपोल भी एक बढ़िया टॉपिक है, इस पर भी न्यूमेरिकल अच्छे खासे बनते हैं, आईटी लेवल पे भी, नीट लेवल पे भी। बहुत बेसिक से हम लोग चलेंगे। सबसे पहले डाइपोल की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन भी आपको रटना नहीं, समझना है, ठीक है। आज का टॉपिक क्या हम लोगों का, डाइपोल। क्या है टॉपिक, डाइपोल। हिंदी में जो बच्चे हैं उनके लिए हिंदी लिख दे रहे हैं यहाँ पे द्विध्रुव, ठीक है। अब वो डाइपोल का मतलब क्या है, द्विध्रुव। डाई मतलब अगर इसको हम संधि विच्छेद कहें हिंदी में, जो बच्चे हिंदी माध्यम के होते हैं उनको संधि विच्छेद सिखाया जाता है। मतलब कि यहाँ पे डाई मतलब 2 होगा और पोल का मतलब ध्रुव। तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे 2 ध्रुव होंगे, 2 ध्रुव का मतलब एक को प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज, इनको हम लोग डाइपोल कहते हैं। तो एक छोटी सी कहानी आपको हम सुनाते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर कुछ बुजुर्ग जो प्राणी होते हैं उनकी कहानी अपनी कोई ना कोई बनी रहती है। तो उस कहानी को जो न्यू जनरेशन के लोग होते हैं ना उनको सुनाते हैं कि देखो हमने एक टाइम पर भूत के साथ बैठ करके बीड़ी पी थी या फिर ऐसा वैसा, मतलब कुछ ना कुछ कहानी उनके पास बनी रहती है। हालांकि ऐसा रियल में होता नहीं उनके पास, बट फिर भी वो लोग कहानियाँ बनाने के लिए जाने जाते हैं कि हम ऐसा 30 मार खां टाइप थे। तो एक कहानी मतलब हालांकि कुछ ना कुछ नॉलेज भी मिलता है। वो नॉलेज बढ़िया था, लाइफ से रिलेटेड था। उन्होंने ये बोला कि लाइफ में देखो 2 ध्रुव होते हैं। ध्रुव मतलब कि जैसे साइकिल की बात करें, साइकिल में उन्होंने बोला कि 2 पहिए होते हैं। अगर साइकिल के एक पहिया निकाल के फेंक दिया जाए तो एक पहिए साइकिल नहीं चलने वाली है। तो अगर साइकिल को बराबर, और ये भी बोला कि मतलब कि अगर साइकिल के अगले पहिए में हवा कम है, पिछले पहिए में हवा कम है, तो तब भी साइकिल प्रॉपर स्मूथली नहीं चल पाएगी। मतलब कि एक बैलेंस होना ज़रूरी है, तभी गाड़ी प्रॉपर तरीके से अच्छे से स्मूथली चलेगी। तो उन्होंने बात बताया कि 2 ध्रुव होते हैं, 2 पोल होते हैं, एक हस्बैंड और एक वाइफ, ये बोला था उन्होंने। हस्बैंड का मतलब उन्होंने ये बताया कि भाई साहब को मान लिया जाए प्लस चार्ज और मैडम को माइनस, ठीक है। भाई साहब को मान लिया प्लस चार्ज और मैडम जी को क्या मान लिया गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब आपको डाइपोल बनाना है, तो डाइपोल का मतलब ये नहीं कि दोनों प्लस के चार्ज हैं दोनों माइनस के चार्ज। डाइपोल का मतलब ये है कि कम से कम 2 चार्ज होने चाहिए, और 2 चार्ज का मतलब है कि उनमें एक का नेचर प्लस होगा तो एक का नेचर कैसा होगा, माइनस, ठीक है। प्लस माइनस होने चाहिए। अब सेम नेचर का डाइपोल कभी पॉसिबल ही नहीं है। बात अलग है, आज के टाइम में एक्सेप्शन है कि सेम नेचर के भी डाइपोल बन जाते हैं, बट वो एक्सेप्शन के तौर पे आते हैं। जनरली क्या होता है, डाइपोल का मतलब एक प्लस और एक माइनस होता है, ठीक है। तो डाइपोल की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये होती है कि व्हेन 2 इक्वल एंड अपोजिट
when two equal and opposite charge separated by a small separation constitute an electric dipole। डिफिनेशन आप लिख लेना। डाइपोल का मतलब है when two equal and opposite charge placed at small separation constitute an electric dipole। ये डिफिनेशन हो गई। इसके बाद इसमें आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट डिफिनेशन तो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी आपसे, लेकिन जो मेन मुद्दा हमारा डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसको समझने के लिए देखो, डाइपोल का पहली बात तो डाइपोल बना लो, एक प्लस क्यू चार्ज हो गया और दूसरा क्या होगा नेचर वाइज अपोजिट का माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इनको हमने क्या किया कुछ दूरी पर रख दिया, तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग क्या कहते हैं डाइपोल। ठीक है, इसको हमने क्या कहा डाइपोल। ये जो अरेंजमेंट है इसको हमने क्या कहा डाइपोल। अब इस डाइपोल का अपना खुद का एक डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखो हमने मान लिया कि ये प्लस क्यू या माइनस क्यू इनके बीच का सेपरेशन 2a है, तो डाइपोल मोमेंट ये होता है कि जो P होता हमारा कोई एक चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज, कोई भी एक चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो भी क्या होगा प्लस, और गुणा इन दोनों के बीच की दूरी, ये होता डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मतलब हुआ चार्ज किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड गुणा उनके बीच की दूरी। ठीक है, मॉड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, ये होगा डाइपोल मोमेंट। अब इसको रटना नहीं Q इंटू 2a, इसको रटना नहीं है, ये 2 एक जगह पर कल के 3a भी हो सकता है, a√2 भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। बस याद रखना कि डाइपोल मोमेंट मॉड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, इसको हम लोग क्या कहेंगे डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और जो P होता है ना वेक्टर क्वांटिटी होता है, P मतलब डाइपोल मोमेंट, ये क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल ही लिया, अब यहाँ पे इसको देना है डायरेक्शन, P की डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है इसको भी आपको रटना नहीं, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि प्लस से माइनस की ओर होगी या माइनस से प्लस की ओर होगी, बच्चा कंफ्यूज जाता है। तो यहाँ पे वापस आओ, ये जो भाई साहब है प्लस, ये मैडम जी क्या है माइनस चार्ज। ठीक है, बिफोर मैरिज भाई साहब कहीं भी रेंडमली घूमे, रात में कितने बजे आवे, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कि तुम इतने समय कहाँ थे। ठीक है, बट जब एक डाइपोल बन गया होगा तो डाइपोल बनने के बाद क्या होगा, अगर लेट हुए तो भाई साहब घर जाएंगे, जाने के बाद इनसे पूछा जाएगा इतने समय तक कहाँ थे। मतलब अब जो डायरेक्शन डिसाइड करेगा, डिसाइड कौन करेगा, ये या ये, तो मैडम डिसाइड करेंगी। बिफोर मैरिज ये कहाँ पर घूम रहे हैं, कितने समय आएंगे, डायरेक्शन इनकी निश्चित नहीं है, बट जैसे एक बार डाइपोल बना तो इनकी डायरेक्शन क्या हो गई निश्चित हो गई। गाँव में कहा भी जाता है कि जब ब्याह होगा तो तुम सुधर जाओगे, तुम्हारी जो डायरेक्शन यहाँ वहाँ भटकने वाली वो तुम्हारी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाओगे। ठीक है, तो सारी डायरेक्शन कौन डिसाइड करना चाह रहा आफ्टर मैरिज, मैडम जी। तभी तो लोग कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि आफ्टर मैरिज तुम्हारी जो डायरेक्शन है यहाँ वह रैंडम घूमने वाली, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाओगे। ठीक है, तो कुल मिला के जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। फिजिक्स की भाषा में कहा जाए तो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, P की डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर। ठीक है, डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, माइनस से प्लस, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं माइनस से प्लस ऐसे। ठीक है, माइनस से प्लस। तो अभी तो ये बेसिक सी बात है कि P की जो डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस से होगी। अब माइनस से प्लस तो ये बेसिक बात होगी, जैसे हम ये कहें कि हमारे पास माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, इनका कुछ कोऑर्डिनेट दे दिया गया, फिर हमसे पूछे कि डाइपोल मोमेंट कहाँ पे डायरेक्टेड है, एक्स में, वाई में, जेड में, तीनों में। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे अभी। बस अभी एक बेसिक आइडिया आपको दिया गया नीट के हिसाब से कि डाइपोल मोमेंट ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बिफोर मैरिज भाई साहब की डायरेक्शन खुद डिसाइड करने बैठे थे, बट आफ्टर मैरिज कौन डिसाइड करेगा, मैडम जी, मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
तो ये प्लस क्यू चार्ज ओरिजिन पे रखा, माइनस क्यू चार्ज x, y पे। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज कहाँ पर रखा, ओरिजिन पे, और प्लस क्यू चार्ज कहाँ पर रखा, x, y पे। ये बात पहले से पता है कि जो डाइपोल मोमेंट होगा माइनस से प्लस होगा, तो हमने ऐसे बना लिया। यहाँ पर ये देखो प्लस से माइनस से प्लस यहाँ पर भी होगा। बात अलग, ये जो p है एलॉन्ग नेगेटिव x होगा, नेगेटिव y होगा, और ये वाला जो p होगा हमारा कहाँ पर होगा, पॉजिटिव x, पॉजिटिव y। तो हमें यहाँ पर ये लिखना है कि जो p है वेक्टर फॉर्म और मैग्नीट्यूड फॉर्म कितना होगा। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखना, कोई एक चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लस क्यू चार्ज माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, और अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया तो मैग्नीट्यूड फॉर्म निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये हमेशा के लिए ट्रुथ हो गया कि p वेक्टर जो होगा हमारा वो q, और q का नेचर क्या रखना, प्लस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर चाहे प्लस q होगा और चाहे माइनस q होगा, दोनों का ओवरऑल मैग्नीट्यूड रखना है। ठीक है, अब इस केस को आप देखो, p वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, q इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ प्लस क्यू चार्ज क्या है, 0 i कैप प्लस 0 j कैप माइनस क्या बनेगा बोलो, x i कैप प्लस y j कैप। ठीक है, अब p वेक्टर कितना आएगा यहाँ से देखो, तो ये तो 0 है, फाइनली क्या बन जाएगा, q इंटू माइनस x i कैप माइनस y j कैप। ठीक है, अब इसका मॉड आप लिखोगे तो आप समझ गए, मॉड का मतलब आई कैप जे कैप हटाना है, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर फिर प्लस और माइनस वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो फाइनली पी मॉड फॉर्म में कितना आएगा, क्यू इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये वाला केस, यहाँ पर भी पी वेक्टर लिखना है, तो क्या लिखोगे, कोई एक चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज और इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लस क्यू चार्ज माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ माइनस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या बोलो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस क्या लिखना, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो तो पी वेक्टर क्या मिलेगा हमें, देखो क्यू इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आ रही बात समझ में। अब p का मॉड कितना होगा, तो आई कैप जे कैप हटा दो, और कैसे हटाएंगे आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, फाइनली क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2 या अंडर रूट। समझ में आ रही बात। तो p को वेक्टर फॉर्म में भी लिखना आ गया कि जैसे हमारे पास प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज 3 डायमेंशन एक्सेस पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमें p वेक्टर निकालना, तो उसके लिए हमारे पास ये तरीका है। ठीक है, तो इसको आप नोट करो जल्दी से। देखो कुछ बेसिक न्यूमेरिकल करवा दे रहे हैं पहले आपको। जैसे मान लो एक ट्राइंगल है हमारे पास और इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, चार्ज यहाँ पे क्यू है, यहाँ पर क्यू है, और यहाँ पर हमने मान लिया -2q। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो क्वेश्चन ये पूछा कि p का जो मैग्नीट्यूड है ना, क्वेश्चन है यहाँ पे p का वैल्यू कितना होगा, मतलब कि यहाँ पे आपको डायरेक्शन की बात करनी नहीं है, क्योंकि हमको पहली बात तो ये बताया नहीं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ पे। ठीक है, तो p का मॉड कितना होगा, सिंपल केस है ये। चलो बताओ, डाइपोल का मतलब पहली बात क्या था, एक प्लस क्यू चार्ज होगा, दूसरा माइनस क्यू। तो ये दोनों प्लस क्यू है, बट ये -2q एक साथ लिखा है। आप इसमें थोड़ा कलाकारी करके इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते थे, -q और -q। ठीक है, एक -q प्लस क्यू ये डाइपोल बनेगा, एक -q प्लस क्यू ये बनेगा। और आप देखो डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, इस वाले का और इस वाले का सेम होगा, क्योंकि ये दूरी a है, ये दूरी भी क्या है यहाँ पर a है। ठीक है, ये p लिख लिया, तो इसको भी p लिखना पड़ेगा। एंगल कितना इनके बीच का, 60 डिग्री। अब दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है हमेशा उनके बीच से पास होता है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच से पास होगा। तो ये जो है ना, हमने पैरेललोग्राम बना लिया, इसके पैरेलल ये वेक्टर हुआ, इसके पैरेलल ये हुआ।
तो इनका जो परिणामी ऐसे यहाँ पर पास होगा। ठीक है, हमने इसको पी मान लिया, पी आर मान लेते हैं, या पी नेट लिख लो। पी नेट कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए बी में ए कितना पी और बी भी कितना पी, मतलब पी इंटू पी, दैट इज़ पी स्क्वायर। और एंगल कितना इनके बीच का 60, तो क्या लिखो कॉस 60 डिग्री। ठीक है, पी नेट बोलो कितना आएगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, और कॉस 60 क्या होता है बोलो 1/2। तो फाइनली यहाँ से 1/2 ये और ये 2 आपस में निपट गए होंगे। पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर कितने वाले का 3 बार, तो क्या बन गया ये 3p स्क्वायर अंडर रूट। फाइनली क्या बन गया p√3, और p का वैल्यू कितना होगा बोलो, ये होगा क्यू इंटू ए, जो कि इनके बीच की दूरी कितना a है। तो पी नेट हमारा इस केस का आएगा क्यू इंटू ए इंटू √3। चलो अगला क्वेश्चन आप करके बताइएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के कॉर्नर पे 3+q चार्ज हमने रखा और एक जगह पर हमने समेट करके -3q चार्ज लिख दिया। ठीक है, ये स्क्वायर है, साइड ए है इसका। क्वेश्चन यहाँ पर पी नेट कितना होगा, इस पूरे सिस्टम का जो पी नेट आएगा उसका वैल्यू कितना होगा। चलो बताओ जल्दी से, कितना डाइपोल बनेगा इसमें, 3 बनेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास -3q एक साथ समेट के दिया है ना, इसको हम 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक -q ये होगा, एक -q ये बन जाएगा और एक -q ये बन जाएगा। एक डाइपोल ये, एक डाइपोल ये और एक डाइपोल ये बन जाएगा। अब इनमें 2 डाइपोल ऐसे जिनका मॉड आपस में इक्वल होगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी a होगा, यहाँ पर भी दूरी a होगा। तो हम 2 को सेम तरीके से डिफाइन कर लेते हैं कि ये p है तो ये भी क्या होगा, p होगा हमारा। ठीक है, ये भी p होगा। ये वाली जो लेंथ ना कुछ अलग है तो इसको हमने मान लिया p डैश। अभी बात तुमको पता है कि p और p का जो परिणामी है ना, शायद वो भी इस साइड आएगा। p और p का जो रिजल्टेंट होगा pr वो इसी साइड आएगा। तो फाइनली हमारे पास देखो ये जो टोटल बचा ना p डैश और pr, इनका जो नेट होगा ना उसको हम कह लेते हैं p नेट। अब p नेट कितना होगा बोलो, डायरेक्ट हम इसको लिख रहे हैं p डैश प्लस pr। बोलो pr कितना होगा, ये होगा 90 पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो क्या लिखें पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब क्या बन गया बोलो pr, ये बन गया p√2 बनेगा। तो p नेट कितना आएगा यहाँ से, p डैश कितना होगा बोलो, p डैश कितना होगा, चार्ज की हमने लिख लिया और इनके बीच की दूरी कितना है, क्या वो a√2 बनेगी बोलो, a√2 ही आएगा। ये a है, a कितना बन गया a√2, क्यू a√2 प्लस pr कितना है q, अच्छा p कितना होगा q इंटू a और √2। तो 2 बार आपने इसको सेम चीज़ लिख दिया ना, 2 बार हमने एक ही चीज़ लिखा, तो एक बार लिखो और 2 से गुणा कर लो, मतलब कि फाइनली p नेट कितना आएगा हमारा बोलो, ये आएगा qa2√2। अब ऐसे बनाने के लिए देखो, एक हेक्सागन ले लो, फिर इसमें 6 में से 5 कॉर्नर पे ऐसे प्लस क्यू रख दो। ठीक है, और एक जगह पर -5q, तो भी केस बन जाएगा। ठीक है, तो बनाने के लिए कई सारे केस हम बना सकते हैं, बाकी इतने से समझ सकते हो आप। ठीक है, चलो 1-2 न्यूमेरिकल इस पे और करवा देते हैं वेक्टर फॉर्म में। क्वेश्चन ऐसे पूछा कि हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक मान लेते हैं प्लस का 20 माइक्रोकुलाम और एक है माइनस का 20 माइक्रोकुलाम। ये भी नहीं बताया कि डाइपोल बन रहा। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा देयर आर 2 चार्ज ऑफ वैल्यू 20 माइक्रोकुलाम एंड -20 माइक्रोकुलाम प्लेस एट 1,3,4 एंड -20 माइक्रोकुलाम प्लेस एट 3,-2 -6। क्वेश्चन ये पूछा कि डाइपोल बन रहा है। ठीक है, चूँकि ये +20 है और ये -20, तो डाइपोल बन गया। तो डाइपोल का जो वेक्टर फॉर्म है वो कितना होगा। ठीक है, डाइपोल का वेक्टर सदिश रूप कितना होगा। तो p वेक्टर हम पहले से जानते हैं क्या होता है,
कोई एक चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लस क्यू चार्ज माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ माइनस क्यू चार्ज। अब आप देखो पोजीशन वेक्टर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, क्या करना है, कोऑर्डिनेट में आई कैप जे कैप के कैप मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, यहाँ पर क्या 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। ठीक है, चलो बताओ पी वेक्टर कितना आएगा। देखो क्यू अभी हम डाटा बाद में रखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लस क्यू चार्ज कितना है 1 इंटू आई कैप प्लस 3 इंटू जे कैप प्लस 4 इंटू के कैप माइनस क्या लिखेंगे बोलो 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। ठीक है, अब आप देखो आई को आई से घटाना, जे को जे से और के को के से, तो पी वेक्टर कितना होगा। अब क्यू का डाटा भी यहाँ पे रख लो, क्यू कितना रखोगे 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। चलो बताओ ये -3 बनेगा, तो आई कैप माइनस 3 आई कैप कितना बनेगा माइनस का 2 आई कैप बनेगा। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 3 + 2 मतलब कि प्लस का 5 जे कैप 4 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा प्लस का 10 के कैप। तो ये तो हमारा मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन है। अगर केवल मैग्नीट्यूड आपको लिखना था तो क्या लिखते 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और ब्रैकेट में देखो -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और इस पूरी की पावर 1/2 या अंडर रूट सिंपल लिख लो। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ जाएगा। अब इससे टफ डाइपोल पर बेस न्यूमेरिकल नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोट करो, इसके जैसे ढेर सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि डाइपोल में प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है प्लस माइनस क्यू चार्ज, अब इसमें ढेर सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन सफिशिएंट है। बाकी देखो इसमें जो अगला टॉपिक हमारा डाइपोल के द्वारा फील्ड, ये बोर्ड एग्ज़ाम के जो बच्चे हैं ये डेरिवेशन बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम मान लो 3 नंबर का आएगा। तो अगली रीडिंग है फील्ड ड्यू टू डाइपोल। नीट हो चाहे आईटी हो चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चा हो, सबको ये सीखना पड़ेगा। और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस डेरिवेशन का यूज हम लोग आखिरी में जो आंसर आएगा उस आंसर से हम आईटी और नीट लेवल के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल बनते हैं, बस एक ही अभी आपको पेशेंस बना के रखना है। ज़्यादा आपको लगे कि यार ये बहुत बेसिक सी बात है, इसको इग्नोर करना है ना, तो फिर फाइनली आपको जेई लेवल के न्यूमेरिकल परेशान कर लेंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा फील्ड ड्यू टू डाइपोल, फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो इसमें 2 केस आते हैं। पहला केस आता हमारे पास एट एक्सियल, एट एक्सियल मतलब कि जो डाइपोल होगा उसको डाइपोल के जो डाइपोल पर जो पॉइंट होगा ना जहाँ पर फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल, मतलब कि जो डाइपोल को जोड़ने वाली लाइन है ना उसी एक्सिस के अलोंग या तो राइट हैंड साइड होगा या तो लेफ्ट हैंड साइड। अगर पॉइंट हमारा अलोंग द लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेज राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो चलो हम पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास पी पॉइंट है। ठीक है, और डाइपोल की जो लेंथ है वो हमने मान लिया 2a, सेंटर से प्लस क्यू ए दूरी पर होगा, सेंटर से माइनस क्यू ए दूरी पर होगा। ठीक है, और पॉइंट हमारा जो बेटा है ना वो डाइपोल के सेंटर से आर दूरी पर है, डाइपोल के सेंटर से आर दूरी पर है। अब इसको डाइपोल ना समझ करके आप ये समझो कि हमारे पास 2 चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज, एक का नेचर प्लस और एक का नेचर माइनस है। ठीक है, और जो पॉइंट हमारा ना प्लस क्यू से कितना दूरी पर होगा, ये आर है ये ए, तो ये कितना हो गया आर माइनस ए, और माइनस क्यू से पॉइंट कितना दूरी पर होगा बोलो आर प्लस ए।
तो ये जो गैप है ये वाला प्लस क्यू का पी पॉइंट से कितना होगा, आर माइनस ए होगा, और माइनस क्यू से पी पॉइंट की जो दूरी होगी वो होगी आर प्लस ए। अब हमें बस एक बात समझना है कि जो पॉइंट चार्ज होता है उसके द्वारा फील्ड का फार्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो यहाँ पे अप्लाई करना है। और आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है कि जो प्लस क्यू चार्ज होता है उसके द्वारा फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर होती है, आउटसाइड, और माइनस क्यू चार्ज की डायरेक्शन कहाँ होती है, इनसाइड। तो ये प्लस क्यू चार्ज हमने इसका नामकरण करना है, हमने कर लिया इसका 1, इसका हमने नामकरण कर लिया 2। तो प्लस क्यू चार्ज की जो फील्ड होगी पी पॉइंट पर ज़्यादा हो क्योंकि दूरी क्या है इससे कम है, और माइनस क्यू चार्ज से दूरी ज़्यादा है मतलब कि फील्ड उसके लिए कम होगी। तो चलो एक बार हम डायरेक्शन बना लेते हैं। प्लस क्यू चार्ज की फील्ड आउटसाइड बनेगी चूँकि प्लस है ना, और माइनस क्यू चार्ज की फील्ड कहाँ पर होगी, अंदर साइड ऐसे। ठीक है, देखो यहाँ पर लेंथ भी हमने वेक्टर का बड़ा बनाया है, E1 वेक्टर होगा जो हमारा वो बड़ा होगा, और E2 यहाँ पर अंदर बन रहा तो हमने इसकी डायरेक्शन अंदर बना ली, और इसकी जो लेंथ है ना वेक्टर की हमने छोटी बनाई है। अब इसको भी थोड़ा समझना है, रटना नहीं है कि गुरुजी ने यहाँ पर प्लस बनाया था तुम भी इसको प्लस बनाओगे, यहाँ पर माइनस है तो ऐसा रटना नहीं है। ऐसा कोई डॉक्टर ने नहीं बताया था हमको कि यहाँ पर हमेशा प्लस यहाँ पर माइनस। अभी हम देखो बहुत सारे केस उठाएंगे डाइपोल के जहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको प्लस को माइनस मानेंगे, इसको प्लस मान लेंगे, और आंसर का जो वैल्यू आएगा ना वो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। बस क्या होगा, नेट फील्ड जो बनेगी हमारे पास, अगर हम पोलरिटी चेंज कर लेना पॉइंट से, जो ये प्लस क्यू पास में था, अगर इसी प्लस क्यू को हमने माइनस क्यू में कन्वर्ट कर लिया तो अब जो फील्ड की डायरेक्शन होगी अपोजिट हो जाएगी। समझ में आ रही बात? चलो अब ये बताओ कि टोटल फील्ड कहाँ पर होगी, E1 साइड की E2 साइड? तो E1 साइड, क्योंकि हमको पता है कि E1 का वैल्यू E2 से ज़्यादा होगा, E1 का वैल्यू E2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब प्लस क्यू चार्ज की फील्ड E1 है तो E1 का वैल्यू कितना होगा ये हम जानते हैं पहले से, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस क्यू चार्ज की फील्ड हमने क्या माना, E2। E2 कितना होगा, के क्यू बाई में क्या लिखें, आर प्लस ए का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। अब नेट फील्ड बताओ कितना होगी, क्या नेट फील्ड इक्वल टू E1 माइनस E2 ये बनेगा। E1 माइनस E2 डायरेक्ट हमने लिख लिया क्योंकि E1 E2 के बीच एंगल कितना है, 180। ठीक है, E1 माइनस E2, इससे इसको माइनस करना है तो इसमें जो चीज़ कॉमन बाहर ले लो, पहले के क्यू बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो बताओ, के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर इस साइड जाएगा, माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, और बाई में देखो क्या बनेगा, आर माइनस ए होल स्क्वायर आर प्लस ए होल स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई होंगे ये, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पर इसको क्या लिखें बोलो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस पूरे का भी होल स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर ऑलरेडी लगा इन दोनों का। ठीक है, अब ये बाय वाले बच्चे गौर से यहाँ पे देखेंगे, आप इसको ओपन करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर ए। तो डायरेक्ट इस चीज़ को हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इक्वल टू होगा के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर ए। बाई में क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो ज़्यादा नहीं खींचना है इसको, माइनस अंदर भेजो, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फिनिश, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिनिश, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, प्लस 2 आर ए प्लस 2 आर ए कितना बन गया, प्लस का 4 आर ए। तो ई कितना होगा यहाँ से देखो, ये बनेगा के क्यू इंटू 4 आर ए, बाई में क्या लिखा जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा हम लोग कलाकारी करते हैं, इसमें हम इसकी शक्ल चेंज करेंगे थोड़ा,
क्यू इंटू 2a इंटू 2r, और बाई में क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो बच्चा जानता है कि ये क्या है तो डायरेक्ट तो लिख सकता है इसको, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्यू इंटू 2a को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये बात पॉज करके बोलना, ठीक है। क्यू इंटू 2a को हम लोग कहेंगे p, क्योंकि यहाँ पर p जो होगा आइदर चार्ज इन मैग्नीट्यूड इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, तो सेपरेशन कितना 2a, तो q इंटू 2a क्या होगा यहाँ पे p। फाइनली e बराबर क्या लिखे k इंटू 2pr, और बाई में क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। तो जो डेरिवेशन है ना वो डेरिवेशन ये बनता है इसका, ठीक है। बट ये आईटी या नीट में न्यूमेरिकल करते इसमें इसको यूज़ नहीं करते हम लोग, इसको यूज़ नहीं करना है। इसके लिए कंडीशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उस कंडीशन के यहाँ पे जो फार्मूला आएगा उसका यूज़ ज़्यादा होता है। कंडीशन ये है कि जो आर है हमारा डाइपोल की जो लेंथ है उसके रिस्पेक्ट में बहुत दूर है, डाइपोल की जो लेंथ है ना उसके रिस्पेक्ट में जो पॉइंट हमारा बहुत दूर है। और वैसे भी देखो केमिस्ट्री में अगर तुम जानते हो पहले से, जैसे हमने कहा HCl, ठीक, HCl में जो H है ना वो प्लस आयन होता है और Cl माइनस आयन होता है, तो ये जितना प्लस उतना ये माइनस, क्या है डाइपोल बन गया। अब इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है ना बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये जो डाइपोल की लेंथ होती है ना बहुत कम होती है, मिलीमीटर एंगस्ट्रॉम ऐसे दिया होता है। अब सोचो अगर हमारे पास डाइपोल की लेंथ मिलीमीटर एंगस्ट्रॉम या माइक्रोमीटर में है और पॉइंट हमारा मीटर में फॉर एग्जांपल, तो मीटर और माइक्रोमीटर में कंपेयर नहीं हो सकता, ठीक है। तो या तो ऐसे लिख के हम इसको समझें कि जो आर हमारा बहुत दूर है, या हम ये कह सकते हैं डाइपोल की लेंथ ही बहुत कम है, डाइपोल की लेंथ बहुत कम है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो फाइनली यहाँ से आर हमने क्या किया बहुत ज़्यादा मान लिया, तो ए हम यहाँ पर क्या करें छोड़ देते हैं, ए छोड़ोगे तो आर की पावर क्या बनेगा 4, आर की पावर 4 से आर खत्म हुआ, तो फाइनल जो डिज़ायर रिजल्ट है फॉर नीट एंड आईटी वो बनेगा k इंटू 2p बाई में आर क्यूब। ये फाइनली आपको बिल्कुल फिंगर टिप पे रखना है। अगर आपको जे लेवल के न्यूमेरिकल बहुत ईजिली सॉल्व करने हैं ना तो आप इसको तो याद ही रखोगे, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ये चीज़ प्रूफ करनी होती है कि डाइपोल के द्वारा एक्सियल पॉइंट पर फील्ड का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अब जो टोटल फील्ड यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया ना ई, उस ई की डायरेक्शन कहाँ पे होगी E1 की तरफ, ठीक है। और P की बात करें, P कहाँ पर होगा राइट हैंड साइड, जो कि P हमेशा -q से +q होता है। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑन एक्सियल पॉइंट नेट फील्ड एंड डाइपोल के बीच एंगल कितना है, तो आप साफ साफ देखो यहाँ पर कितना दिख रहा है 0 डिग्री दिख रहा, चूँकि P और E दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन में है। तो एक्सियल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर E एंड P डायरेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन। या तुम्हें E की डायरेक्शन बताना है तो E की डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे होगी P की डायरेक्शन में। अगर P की डायरेक्शन पता है तो E की डायरेक्शन हम बता सकते हैं। समझ में आ रही बात। एक्सियल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेट फील्ड की डायरेक्शन में होती है। समझ में आ रही बात। तो ये पॉइंट भी आप लिख लेना, जगह यहाँ पे कम है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इस चीज़ को। ऑन एक्सियल E वेक्टर एंड P वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, देयरफॉर एंगल कितना आएगा इनके बीच का 0 डिग्री। ये याद रखना है, नेट वालों को कोई भरोसा नहीं है, ये तक पूछ सकते हैं कि E और P के बीच एंगल कितना, तो आंसर क्या बनेगा इसका 0 डिग्री, ठीक है। चलो इतना नोट करो जल्दी से। चल इसको नोट कर लिया होगा। अब देखो कई बार नीट या आईटी में जो भी न्यूमेरिकल आते हैं उनमें कैलकुलेशन नहीं पूछी जाती है, सिर्फ आपसे फिजिक्स के बारे में जानना चाहता है, फिजिक्स का नॉलेज है आपको या नहीं है। जैसे मैं कहा कि मान लो हमारे पास डाइपोल का ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल था, अब डाइपोल का ओरिएंटेशन वर्टिकल ले लिया, जैसे ये -q चार्ज ये +q चार्ज, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखो हमने राइट हैंड साइड +q माना था, आज हम यहाँ पे राइट हैंड साइड -q और लेफ्ट हैंड साइड +q चार्ज मान लेते हैं, ठीक है।
और एक्सियल का मतलब पॉइंट एक नहीं बहुत सारे हो सकते हैं। लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस आउटसाइड या तो राइट हैंड साइड होगा या तो पॉइंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अगर पॉइंट हमने इस साइड सोचा तो ये पॉइंट एक्सियल होगा, अगर हमने पॉइंट राइट हैंड साइड सोचा तो ये भी क्या होगा, एक्सियल होगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक्सियल पॉइंट का मतलब कि जो पॉइंट होगा हमेशा डाइपोल की लेंथ के पैरेलल, या डाइपोल की जो लेंथ है उसको जोड़ने वाली रेखा पर आउटसाइड राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड या नीचे या ऊपर, इनको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियल पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट हमने मान लिया P है, ये पॉइंट P है, ये भी एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है। तो एक डाइपोल के पास दो पॉइंट एक्सियल के हो सकते हैं, नंबर के हिसाब से देखा जाए बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पर P जो पॉइंट P हमारा, इसका इस पर फील्ड की वैल्यू अलग होगी, थोड़ा आगे शिफ्ट करोगे फील्ड की वैल्यू अलग, बाकी सारे पॉइंट क्या होंगे, एक्सियल, ठीक है। तो दो पॉइंट हमने बना लिए, लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। इस P पॉइंट पर फील्ड कहाँ पे होगी, बस एक ही बात आपको हेल्प करेगी, दैट इज़ E एंड P ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो जो P होगा सबसे पहले उसको हम बनाते हैं। अच्छा एक काम करो, तुम लोग बायोलॉजी वाले बच्चे होगे ज़्यादातर, इसमें कन्फ्यूज आ जाओगे कि P मतलब शायद डाइपोल मोमेंट है। तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, पॉइंट 1 पॉइंट 2, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो डाइपोल जो होता है हमेशा माइनस से प्लस की ओर ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे भी डाइपोल कहाँ पे होगा, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। और जो E होगा हमेशा डाइपोल की डायरेक्शन में, अगर डाइपोल नीचे की तरफ है तो इस पॉइंट पर फील्ड कहाँ पर होगी, नीचे, इस पॉइंट पर फील्ड कहाँ पर होगी, नीचे, ठीक है। राइट हैंड साइड, इसमें देखो ये जो डाइपोल है इसमें डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, तो E की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, लेफ्ट हैंड साइड। पॉइंट 1 पर भी E की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, लेफ्ट हैंड साइड। पॉइंट कहीं पर भी सोचो अलोंग द एक्सिस, फील्ड केवल एक ही बार डायरेक्शन वार डिसाइड होगी। अगर एक बार लेफ्ट हैंड साइड बन गई तो चाहे पॉइंट राइट हैंड साइड लो चाहे लेफ्ट हैंड साइड लो, फील्ड हमेशा कहाँ पर होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब इसमें भी जैसे देखो, बनाने के लिए और भी केस हम बना ले, ये मान लो प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। तो अब इस पॉइंट पर देखो माइनस से प्लस डाइपोल सबसे पहले बनाते हैं हम लोग, फील्ड कहाँ पर होगी, डाइपोल की डायरेक्शन में, ऐसे बन जाएगी। यहाँ पर फील्ड कहाँ पर होगी, डाइपोल की डायरेक्शन में, ठीक है। ये बात तुमको अभी हेल्प करेगी कि क्वेश्चन जो करने हैं आपको डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। P की डायरेक्शन ही क्या होगी, E की डायरेक्शन। चलो एक दो न्यूमेरिकल इस पे कर लेते हैं हम लोग। जैसे हम ये कहें कि मान लो डाइपोल जो हमारा है वो एक्स वाई के बीच में रखा है ऐसे, ठीक है। डाइपोल प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस, बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये P हमने मान लिया। अब ये बताओ कि अगर हम पॉइंट यहाँ पर कहीं मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं इसके ठीक सामने ये पॉइंट है, या तो पॉइंट ऐसे मान लो यहाँ पे कहीं, इन दोनों पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहला पॉइंट, नेट फील्ड डायरेक्टेड अलोंग E वेक्टर, जो नेट फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन में ही होगी और P की डायरेक्शन में होगी। देखो ये फील्ड कहाँ पर है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। यहाँ पर भी देखो अलोंग पॉजिटिव एक्स, अलोंग पॉजिटिव वाई। समझ में आ रही है बात। अगर इसी डाइपोल को हम ऐसे लिटा दें एक्स एक्सिस के अलोंग, और पॉइंट हमने यहाँ पर कहीं P मान लिया, इस साइड हमने कहीं एक वो मान लो, दो पॉइंट हमने माने, पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, ठीक है। ये जो डाइपोल है ऐसे लिटा दिया गया है इसको, और ये डायरेक्टेड कहाँ पर, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो फील्ड कहाँ पर होगी, पॉइंट 2 पर। बोलो फील्ड कहाँ पर होगी, पॉइंट 2 पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पर कुछ भी मैग्नीट्यूड आएगा बट क्या मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे, आई कैप। समझ में आ रही बात। तो ये तो बेसिक सी बात हो गई, बाकी इसमें एक दूसरा डेरिवेशन उसको हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। बाकी ये क्वेश्चन बहुत हाई फाई नहीं पूछेगा इसमें। अभी हम सारा कुछ ख़त्म कर लेते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों केस ख़त्म करके तब क्वेश्चन बढ़िया लेवल को बनाएंगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर लेना जल्दी से। फील्ड ड्यू टू डाइपोल का अगला केस है
एट इक्वेटोरियल, ठीक है, एट इक्वेटोरियल। अब इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है? जो पॉइंट होगा हमेशा, जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हमेशा डाइपोल की लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। पॉइंट ऑलवेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि जो लेंथ है ना डाइपोल की, इस डाइपोल की लेंथ के ठीक सेंटर से पॉइंट हमारा पास होगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब पॉइंट यहाँ पर कहीं हो सकता था, पॉइंट ए से नीचे भी आप कहीं पर बना सकते हो, ठीक है। अब इन सभी पॉइंट पर जो भी फील्ड बनेगी उनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल, ये भी क्या इक्वेटोरियल मतलब क्या है? पॉइंट ऑलवेज लाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। डाइपोल की जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि डाइपोल की लेंथ को दो पार्ट में डिवाइड करके, ठीक, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा या तो ठीक नीचे होगा। अभी बात पता है कि प्लस क्यू चार्ज फील्ड कहाँ बनाएगा? अपनी तरफ। माइनस क्यू चार्ज कहाँ बनाएगा? अपने से दूर है से। ये दूरी हमने मान लिया r है, ठीक है। जो भी डिस्टेंस हम लेते हैं डाइपोल के सेंटर से, तो ये जो डिस्टेंस होगी कितना होगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला गैप कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो जितना फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज प्लस क्यू चार्ज बनाएगा इस पी पॉइंट पे, उतना ही मैग्नीट्यूड वाइज माइनस क्यू चार्ज बनाएगा। तो ई हो गया, ये भी क्या होगा? ई होगा, ठीक है। अच्छा चलो देखो यहाँ पे ये एंगल हमने मान लिया थीटा। अब ये थीटा है तो ड्यू टू सिमेट्री ये थीटा होगा, तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा? थीटा। ये थीटा तो इसका अल्टरनेट थीटा होगा। अब ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। जब क्योंकि ये जो सिमेट्री बन पा रही ना, सिमेट्री के हिसाब से जो फील्ड होगी टोटल हमारी, वो टोटल फील्ड इनके ठीक सेंटर से पास होगी, 20 से, ठीक है। यहाँ पर ऐसे पास हो रही है। ये टोटल फील्ड हमने मान लिया, इसको टोटल फील्ड को आप इक्वेटोरियल ऐसे मान लो, ठीक है, इक्वेटोरियल। अब जो रिजल्टिंग फील्ड है, या इसको ई आर लिख लो। ई आर हमारा जो है वो टोटल फील्ड है। टोटल फील्ड मतलब ई और ई का रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। आप इसको रिजॉल्व करके भी आंसर ला सकते हैं, बट बोर्ड एग्ज़ाम में आप लिखोगे, ज़्यादा बढ़िया नंबर देगा एग्जामिनर। नहीं तो आप इसको ई का ये कंपोनेंट ई साइन थीटा, ये ई कॉस थीटा, इसका ये कंपोनेंट ई साइन थीटा, ये ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा आपस में ही मर गए। फाइनली ई कॉस थीटा ऐड होकर कितना बन गया? 2e कॉस थीटा। तो 2e कॉस थीटा टोटल फील्ड होगी, बट ये 2e कॉस थीटा आपको वेक्टर तरीके से प्रूव करना है। तो रिजल्ट का फार्मूला क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्ट हमने मान लिया ई आर है। ई आर बराबर क्या लिखें बोलो? ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई मतलब कि 2e स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा। चूँकि ई और ई के बीच एंगल कितना है? ये टोटल एंगल कितना दिख रहा? 2 थीटा, ठीक है। तो ई नेट या ई आर कितना आएगा? यहाँ से डायरेक्ट हम इसको लिख रहे हैं, देखो 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे लगानी है। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है बोलो? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है। इसको आप इस साइड लाओ तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा यहाँ दिख रहा है ना, उसकी जगह पर क्या रखना आपको? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ई आर बराबर क्या मिला? देखो यहाँ से 2e स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और अंडर रूट। देखो सबका जोड़ा बन गया यहाँ पे। कॉस स्क्वायर थीटा का जोड़ा है, 2 का भी एक जोड़ा और ई का भी एक जोड़ा है, तो एक जोड़ा रूट के बाहर आ जाएगा ना। तो ई आर बराबर क्या बन जाएगा? 2e इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ई का वैल्यू कितना होगा? ई का वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। ई बराबर कितना होगा? के क्यू, और बाई में दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो फाइनली आप देखो जब आप स्क्वायर करेंगे ना तो रूट खत्म होगा, तो फाइनली क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये डाटा यहाँ रख लो। ई आर बराबर क्या मिलेगा? 2 इंटू ई कितना है? के क्यू
बाई में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कॉस थीटा देखो क्या है, ये थीटा है तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, क्या होगा बोलो, ए बाई में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर क्या बनेगा इसका 1/2। ठीक है, चलो ये बताओ कि यहाँ से ई आर का सुंदर सा रिजल्ट क्या आ जाएगा। यहाँ से देखो के इंटू 2KQ इंटू ए बाई में क्या लिखें आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 बनेगा। अब इसमें फिर से क्या, तो देखिए ए आर क्या है 2KQA बाई में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करें, थोड़ा सा और कलाकारी कर लेते हैं। ये बात हमको पता है कि जो P है यहाँ पे K इंटू Q इंटू 2A और बाई में क्या लिखें आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, ये बनेगा। अब ये चीज़ है क्या, इसको हम पहले जानते P है, तो ई आर बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे K इंटू P बाई में क्या लिखें बोलो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। तो फाइनली यहाँ पे रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसमें भी देखो तुम्हें ये तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इसको प्रॉपर तरीके से तुम्हें डिराइव करना है। बाकी नीट और आईआईटी में जो क्वेश्चन आएंगे उनके लिए एक स्पेशल कंडीशन बनाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो स्पेशल कंडीशन क्या है कि जो आर है, जैसे इससे पहले वाले केस में क्या था, आर हमने ए से बहुत ज़्यादा माना था, तो यहाँ पर भी आर को हमने ए से बहुत ज़्यादा मान लिया, तो आर ए के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, तो ए को हमने क्या क्या निगलेक्ट करना है। तो ई आर बराबर क्या बन जाएगा के इंटू पी और बाई में क्या लिखें बोलो आर की पावर 3। वापस को ई आर लिखो या डायरेक्ट इसको आप ई क्यू लिख लो, ई इक्वेटोरियल ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम कंपेयर कर लेते हैं कि हमारे पास शॉर्ट डाइपोल है तो उस केस में एक्सियल पर जो फील्ड थी उसको ई ए लिख लेते हैं, ये कितना था के इंटू 2P बाई में आर क्यूब। अब इन दोनों का अगर हम रिलेशन देखें तो एक्सियल की जो फील्ड है वो इक्वेटोरियल के फील्ड का डबल है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना हमें। जैसे यहाँ पर हमने ये बात आपको बताई कि ई जो होगा और पी इनके बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री। यहाँ पर देखो क्या बनेगा, टोटल फील्ड कहाँ पर बन रही है लेफ्ट हैंड साइड और पी की डायरेक्शन कहाँ पे होगी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ई और पी की डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब अगर ये पूछा जाए एट इक्वेटोरियल नेट फील्ड एंड पी वेक्टर सिचुएटेड एट एन एंगल। ठीक है, तो एंगल कितना होगा यहाँ पे, ये साइड में लिख दे रहे हैं, थीटा कितना है यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपको अच्छे से सीखना है और आखिरी में जो रिजल्ट है ये वाला एक्सियल और इक्वेटोरियल का और एक्सियल का। ठीक है, ये तुम्हें नीट और आईटी में यूज करना है। बाकी डेरिवेशन जो पूछेगा वो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लो इसको।